अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब का एक्सपोज़र मेरी फैमिली में नहीं रहा है। क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई मेरी सरकारी स्कूल में हुई, जिसमें मंथली फ़ीस जो लगती थी वो ₹8.5 लगा करती थी और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। मैं पहले अटेम्प्ट में केवल 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मेरी जो एक्यूरेसी रही थी वो 70% के आस-पास रही है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए कहा जाता है कि दिल्ली आना ज़रूरी है अथवा नहीं। सिविल सेवक बनने की रुचि किसकी होनी चाहिए या कौन से लोगों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, इस पर अगर बात करूँ मैं तो नमस्ते, मेरा नाम रजनीश पटेल है। मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले से आता हूँ। लास्ट ईयर की सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में मेरी 571वीं रैंक आई और मैं वर्तमान में मुझे इंडियन पुलिस सर्विस एलोकेट हुआ है और करंटली मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव पर हूँ। आज मैं अपनी लाइफ़ जर्नी के बारे में ब्रीफली कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, एक संयुक्त परिवार का सदस्य हूँ और मूलतः मेरा परिवार जो है कृषक क्षेत्र में इन्वॉल्व्ड है। और अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब का एक्सपोज़र मेरी फैमिली में नहीं रहा है, कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं रहा है। और जो मुझे सबसे पहले मोटिवेशन मिला इस सेक्टर में आने का, सिविल सर्विसेज़ में आने का, वो मुझे अपने बाबा जी से मिला था और वो लगातार मुझे कहा करते थे जब बहुत छोटा था मैं कि आपको आईएएस, पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए और तब मुझे पता भी नहीं था कि आईएएस और पीसीएस अलग-अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ से कहीं न कहीं पहला पुश जो मुझे मिला था इस परीक्षा में आने का, वो उन्हीं से मिला था। उसके बाद मेरी जो शुरुआती पढ़ाई-लिखाई रही वो गाँव में ही हुई। एक टीन सेट के नीचे स्कूल स्टार्ट हुआ था, प्राइवेट ही था। उसमें ना तो कोई टॉयलेट की फैसिलिटी थी, ना कोई लैब था, कुछ भी नहीं था, बस कमरे थे और उसके ऊपर टीन सेट रखा गया था। वहाँ पे क्लास 5th तक की पढ़ाई मैंने पूरी करी और उसके बाद 2-3 किलोमीटर आगे क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई मेरी सरकारी स्कूल में हुई, जिसमें मंथली फीस जो लगती थी वो ₹8.5 लगा करती थी और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। लगभग 2010 के आस-पास की बात है। और वहाँ से फिर 9th, 10th, 11th, 12th के लिए मैंने प्राइवेट स्कूल जॉइन किया था, हॉस्टल। और वहाँ मैं मेरी परफ़ॉर्मेंस ऐसी रही कि लगातार टीचर्स के द्वारा ये कहा गया कि आपको आगे अगर देखना है तो आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, जैसा कि उस समय ट्रेंड भी हुआ करता था। उसी दबाव में मेरा ना तो खुद इंजीनियर बनने का मन था, ना मुझे ये पता था कि इंजीनियर बन के मैं करने क्या वाला हूँ। इंजीनियरिंग में मेरे इंटरेस्ट भी नहीं थे बिल्कुल भी, ना तो मेरी फैमिली की तरफ से भी कोई दबाव था कि आपको इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए। लेकिन जो पीयर ग्रुप प्रेशर था, जो टीचर्स का सस्टेन्ड पुश था, उसके चलते मैंने उस दबाव में कहीं न कहीं सकम किया और मैंने इंजीनियरिंग में जाने का निर्णय किया और साल भर मैं लखनऊ में मैंने इसके लिए कोचिंग की। और उस कोचिंग के दौरान ही मुझे 2-3 महीने जाते-जाते ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि ये इंजीनियरिंग का सेक्टर मेरे लिए नहीं बना हुआ है। मैं उस समय अपनी माताजी के साथ रह रहा था और उनको मैंने 2 3-4 महीने बाद ही बता दिया था कि ये एग्ज़ाम मुझसे निकलने वाला नहीं है। और हमने वहीं से ही माइंडसेट बनाना शुरू कर दिया था उसी समय से ही कि आगे मुझे यूपीएससी में ही जाना है और पूरा कमिटमेंट के साथ जाना है कि अब मुझे मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसके लिए तैयारी अच्छी हो जाए इसलिए मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय चुना क्योंकि दिल्ली का एक एक्सपोज़र मिल सकता था मुझे। दिल्ली विश्वविद्यालय से लगातार लोगों का चयन होता है, तो वहाँ पे इस तरह की सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व कर सकता था मैं। अदर एक्टिविटीज़ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर होते, उन सब से मेरी कोशिश थी कि मैं 3 साल में अपने आप को कहीं न कहीं इस परीक्षा में इन्वॉल्व करूँ। और वो करने की कोशिश की मैंने और ग्रेजुएशन पूरा होते ही मैं पूरी तरीके से पूरे समर्पित भाव के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गया। और 3 प्रयासों के बाद मेरा चयन हुआ और मैं अपने जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ पे इस तरह के सपने के बारे में एस्पायर करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरे साथ क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि मुझसे पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन वो एस्पायर नहीं कर पाए इतना बड़ा। और मेरे पीछे जो एस्पायर करने का एक बड़ा कारण रहा कि फैमिली ने मुझे हमेशा वो करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी जो मैं करना चाहता था। और जब मेरा सिलेक्शन हो गया बाद में और जब मैं यहाँ से दिल्ली से वापस गया तो उस खुशी को अगर मैं बताऊँ तो गाँव भर के लोग मेरे घर पे इकट्ठा थे। पूरा एक बारात जिस प्रकार से शादी का माहौल होता है उस तरह का माहौल था और लगभग 15 किलोमीटर पहले से मेरा स्वागत किया गया और सैकड़ों की संख्या में वहाँ से लोग आए थे और मुझे लेकर के घर तक गए। वहाँ भी घंटों तक मेरा स्वागत हुआ और एक तरह से लग रहा था जैसे किसी की शादी हो रही हो, कोई बहुत बड़ा समारोह हो रहा हो। तो इसमें ना केवल मेरे परिवार की खुशी थी बल्कि पूरा गाँव और अगल-बगल के लोगों की भी एक खुशी थी कि जिले में गिने-चुने लोग सिलेक्ट होते हैं और उसमें से अगर हमारे गाँव का लड़का सिलेक्टेड हुआ तो उस गाँव का भी नाम बनता है, ये भाव लोगों के अंदर थे। तो जो कि मेरे लिए भी बहुत संतोषदायी था। तो मैं अब अपनी यूपीएससी की जो जर्नी रही उसमें क्या मैंने स्ट्रेटजी फ़ॉलो की और उस संदर्भ में मेरी क्या गलतियाँ रहीं, क्या मैंने मेरे स्ट्रेंथ्स रहे और किस प्रकार से मेरे जैसे बैकग्राउंड से आने वाले और मेरे वजह से माध्यम से आने वाले बच्चे उससे क्या सीख सकते हैं, उस बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। 2020 तक जो मैंने तैयारी करी थी वो ज़्यादातर अ ऐसी तैयारी थी जिसमें मैंने पढ़ने पे ज़्यादा जोर दिया था। टेस्ट सीरीज़ वगैरह फ़ॉलो नहीं किया था। जिसके चलते क्या हुआ कि मैं पहले अटेम्प्ट में केवल 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और मेरी जो एक्यूरेसी रही थी वो 70% के आस-पास रही है। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ
और इसके चलते मेरा जो पहले अटेम्प्ट में जो प्री का सिलेक्शन ना होने का एक बड़ा कारण ये रहा कि मैंने क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट किए थे। तैयारी मेरी मेंस की मुझे लगता है कि उसी तरह की थी, क्योंकि मैंने मेंस और प्रीलिम्स का कोई अलग से तैयारी नहीं की थी, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया था। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करा बाद में। 2021 के अटेम्प्ट में यही गलती मैंने नहीं किया और टेस्ट सीरीज़ लगाए और मैंने देखा कि मेरी एक्यूरेसी 70% के आस-पास आ रही है। इसका मतलब ये है कि मैं 90 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करता हूँ तो 63 के आस-पास क्वेश्चन मेरे सही होते हैं। और यही स्ट्रेटजी अपनाते हुए मैंने 2021 का जो प्रीलिम्स दिया था और उसमें मुझे सफलता मिली। और फिर मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में पहली बार जो मेरी गलती रही थी वो ये था कि मैंने टेस्ट तो लिखे थे, लेकिन उनको डेटा, ये फैक्ट्स, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करने को बहुत यूटिलाइज़ेशन मैंने नहीं समझा था। सेकंड पेपर में भी इसी तरह से आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट के केसेस, इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं किया था। और मेरा ऑप्शनल जो था वो हिंदी लिटरेचर था, उसमें भी जो मैंने गलती की थी कि अ, पढ़ाई तो पूरी की थी, लेकिन उसमें भी डिटेलिंग में जाकर के मैंने चीज़ें नहीं करी थी और अपनी अलग रणनीति, अपनी अलग भाषा शैली, अपनी राइटिंग, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया था। इन सारी कमियों के चलते मुझे मार्क्स कम मिले थे और 6 अंकों से मैं चूक गया था। 2022 में फिर से मैंने जब तैयारी की तो सब क्षेत्रों में ध्यान दिया। एस्से में मेरे नंबर पहले से अच्छे आ रहे थे, 142 मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 130 रहे। तो एस्से में मैं स्ट्रॉन्ग था, मेरी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग एरिया था, राइटिंग मेरा अच्छा एरिया था। जो मुझे काम करना था वो फैक्ट्स पे काम करना था, डेटा पे काम करना था और जो आंसर्स मैं लिख रहा था उसकी लेंथ ज़्यादा थी, उनको और कंसाइज़ करना था और प्रिसाइज़ करने की ज़रूरत थी। इन चीज़ों पर मैंने काम किया। हिंदी लिटरेचर में अपनी जो मेरी स्ट्रेंथ रही थी, वो भाषा खंड नहीं रहा था। वो उसका जो सेकंड पार्ट आता है, साहित्य इतिहास वाला खंड आता है, उस पे मैंने दूसरी बार फ़ोकस किया क्योंकि मुझे भाषा खंड में उतना कंफर्टेबल नहीं था। जिसके चलते मेरे हिंदी में जो पहले पेपर में नंबर थे, 116 से बढ़ कर के 137 हो गए। तो वो एक बड़ा गेन रहा मेरे लिए जो थर्ड अटेम्प्ट में, और इसके चलते मुझे हिंदी लिटरेचर में अच्छे रैंक प्राप्त हुए और ओवरऑल मेरा जो मेंस का स्कोर था वो लगभग 40 अंकों के सुधार हुआ। और इंटरव्यू के लिए अगर मैं बात करूँ तो जो मेरी तैयारी रही थी उसमें मेरा कोशिश ये था कि पहले से मैं क्वेश्चंस को एक प्रेडिक्ट करके जाऊँ और मेरी कोशिश रहती है कि 70% के आसपास क्वेश्चन अगर आप पहले से प्रेडिक्ट करके जाते हो जो कि आपसे उस बोर्ड रूम में पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए एक इंटरव्यू स्मूथली जा सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पे जब नए क्वेश्चन्स आते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर मैं मेंस की तैयारी की बात करूँ तो उसमें जो अच्छे ख़ास तौर से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो स्कोप होता है जहाँ पे नंबर्स में एडवांटेज लेने का, वो होता है एथिक्स में, एस्से में और ऑप्शनल में भी आप एडवांटेज ले सकते हो। क्योंकि जीएस में हमारे पास कहीं न कहीं डिसएडवांटेज होता है, हमारे पास वो रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं होते हैं, वो स्पीड हम हिंदी मीडियम के साथ मेंटेन नहीं कर सकते, जो कि अंग्रेजी के बच्चे कर सकते हैं। तो एस्से को लेके जो मेरी रणनीति थी, वो ये था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशंस यूज़ करने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि बहुत सटीक कोटेशंस के साथ आप एस्से की शुरुआत करते हैं और इस सटीक कोटेशन के साथ एस्से को एंड करते हैं। ये मेरी आइडियल स्ट्रेटजी हुआ करती थी। कई लोग इसमें कहानी का यूज़ करते हैं शुरू में, कई लोग कुछ डेटा का, रिपोर्ट का ज़िक्र करते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे कंफर्टेबल तरीका जो हुआ करता था, वो ये कि सबसे पहले मैं उससे मिलता-जुलता सटीक कोटेशन तैयार कर लूँ। इसमें मुझे मदद जो मिली वो हिंदी साहित्य का मेरा ऑप्शनल का सब्जेक्ट होने के चलते मेरे पास सैकड़ों की संख्या में कोटेशंस तैयार रहते, तो लगभग हर विषय से मिलता-जुलता कोटेशन मुझे मिल जाता था। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है एस्से का, वो ये है कि आपकी राइटिंग कहीं न कहीं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे मिलते हैं आपको एस्से में लिखने के लिए और 2 ही एस्से लिखने होते हैं। तो वहाँ पे आप अच्छे से राइटिंग में उसको लिखना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर करता है एस्से जैसे खास तौर से सब्जेक्ट में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो लैंग्वेज है। आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए, उसको पढ़ते हुए आदमी बोर नहीं होना चाहिए। अगर एक रीडिंग में कोई भी चेक करने वाला व्यक्ति उस एस्से को पढ़ जाता है, तो मुझे लगता है कि आपके नंबर बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो आपको ये मेंटेन करना होगा कि आप फ्लुएंसी मेंटेन करिए, आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी हो, आप कोटेशंस अच्छे यूज़ करिए, आप उदाहरण अच्छे यूज़ करिए और सटीकता से यूज़ करिए। भटकाव ना होने पाए, इसके लिए आप एक फ्रेमिंग कर सकते हैं और मैंने इस संदर्भ में विकास सर से मदद ली थी, उनके क्लासेस जॉइन करी थी। और दूसरी बात ये है कि अब ऑप्शनल की बात करूँ अगर मैं, तो ऑप्शनल में भी यही रणनीति होनी चाहिए। ऑप्शनल में अगर हिंदी लिटरेचर की बात करूँ तो आप कोई भी पॉइंट कहते हैं तो उसको आपको सब्सटेंटिएट करना पड़ेगा एक कोटेशन के साथ, और तभी जाकर आपका उत्तर जो है वो प्रभावी हो सकता है। तो जितने ज़्यादा आप वहाँ भी हर पॉइंट के बाद हर आपकी कही गई बात को पुनः एक सत्यापित करने के लिए आपके पास कोटेशन वहाँ पे भी अवेलेबल होना चाहिए।
दूसरी कोशिश जो मैंने की थी हिंदी लिटरेचर में अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, जिसमें 30 नंबर के आसपास सुधार हुआ था मेरा, उसका बड़ा कारण ये था कि मैंने पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश की, थोड़ा डिटेल्ड में लिखने की कोशिश करी, जैसे कि ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में हुआ करता है। यहाँ पर यूपीएससी में लोगों की रणनीति ये रहती है कि पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं, वो जीएस के लिए चल सकता है, लेकिन हिंदी लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में आपको थोड़ा बड़ा करके और पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करनी चाहिए, और कोटेशंस को हर पॉइंट के बाद आपके, हर पैराग्राफ के बाद आपके कोटेशंस आने चाहिए, और इस तरह की रणनीति से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। हाँ, हिंदी लिटरेचर चूँकि एक भाषा का सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे आपकी भाषाई पकड़ और दक्षता निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। जीएस की जहाँ तक बात करूँ मैं, तो वहाँ पे आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में, उस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, और हर टॉपिक के 4-5 एरियाज़ होते हैं। उस एरियाज़ को आप कवर करिए, प्रेडिक्ट करिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें आप करंट में जो डेवलपमेंट्स हैं, उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए डेटा, रिपोर्ट, मैंने क्या किया था कि एक बुकलेट बना ली थी अलग से, जिसमें जीएस-1 के डेटा इम्पोर्टेंट, जिसको मैं मेंस में यूज़ करने वाला हूँ, उनको लिखता था। तो 4 सेट आप इस तरह से बना सकते हो, जीएस-1 में मेरे लिए यूज़फुल डेटा ये है, एग्ज़ाम्पल्स व ये हैं। इस तरह से चारों की कर सकते हो। एथिक्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, तो एथिक्स में आपके पास डेफिनिशन, एक कंक्रीट डेफिनिशन होनी चाहिए, और दूसरा एक सटीक उदाहरण होना चाहिए। वो सटीक उदाहरण एक जनरल लाइफ से हो सकता है, दूसरा है किसी केस स्टडी से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे ऑफिसर्स ने एथिक्स के एरिया में कुछ अच्छे काम किए हों, संवेदनशीलता के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो, जवाबदेही के क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो, तो वहाँ से भी आप एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। इस प्रकार से मेंस में आप अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसका पहले जैसे यूज़ होता था, वो वही यूज़ बदल चुका है। करंट अफेयर्स अभी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम पीसीएस में देखते हैं, तो करंट डेटा पूछ लेता है सीधे, कोई रिपोर्ट को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। यहाँ पर करंट को बेसिक के साथ मिलाकर पूछने की प्रवृत्ति देखी जाती है यूपीएससी की परीक्षा में। तो वो आपका होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, जिसमें आप एक न्यूज़पेपर को डेली फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स को पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप आजकल बहुत सारे वीडियो आर्टिकल्स आते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझ जो है लगातार बनती रहनी चाहिए। वो शॉर्टकट तरीका मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रभावी नहीं है, जिसमें आप 1-2 महीने के भीतर साल भर के करंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप साल भर लगातार न्यूज़ से मटेरियल से कनेक्टेड रहिए, और अपने जो महीने भर की आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसको समराइज़ करने के लिए आप किसी मंथली मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने करंट अफ़ेयर के सब्जेक्ट को कवर करने के लिए जो 2 मेन स्ट्रेटजी अपनाई थी, कि पहला को मैं न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ता था, दूसरा मंथली मैगज़ीन्स को फॉलो करता था। और इसमें ऐड ऑन करने के लिए, अगर आपको लगता है कि उसमें कंटेंट को एनरिच करना है, तो आप कुछ वेबसाइट्स वगैरह को फॉलो कर सकते हो, जिसमें आईआर से रिलेटेड, अगर आप करंट की बात करूँ, तो मैं ओआरएफ फॉलो कर सकते हो। कुछ कोचिंग वेबसाइट्स को आप यूज़ कर सकते हो, तो इस प्रकार से आपकी करंट की जो जानकारी है, वो कवर हो जाती है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए कहा जाता है कि दिल्ली आना ज़रूरी है अथवा नहीं। मुझे लगता है जिस प्रकार से अब इंटरनेट की एक्सेस हो चुकी है हर जगह तक, कंटेंट की रीच जिस प्रकार से बढ़ चुकी है लोगों की, तो अब दिल्ली आकर के पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ पे अपने लिए स्टडी टाइम निकाल सकते हैं, घर पे रहकर पढ़ाई करने में जो सबसे बड़ी मुश्किल मुझे लगता है आती है, कि आप अपने लिए स्टडी का टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। घर में आपकी इन्वॉल्वमेंट अदर एक्टिविटीज़ में होने लगती है, जिसके चलते लोग कई बार केवल घर से बाहर आने के लिए ही दिल्ली आते हैं, या किसी अन्य शहर में जाते हैं। अगर आपके लिए घर में रहकर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप घर में बैठकर आसानी से इस तैयारी को पूरी कर सकते हैं। और उसका एक बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से ऑनलाइन कोचिंग सब अवेलेबल हैं आपको, हर सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको हर गाँव में अवेलेबल हैं, तो दिल्ली आकर पढ़ाई करने की कोई महत्वपूर्ण ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। सिविल सेवक बनने की रुचि किसकी होनी चाहिए, या कौन से लोगों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, इस पर अगर बात करूँ मैं, तो ऐसा व्यक्ति जो भारत के विकास में, भारत के सामाजिक संदर्भों में जो होने वाले डेवलपमेंट्स में, भारत के आर्थिक विषयों में, भारत के सुरक्षा संबंधी विषयों में, एक उसका जो जनरलाइज़्ड अप्रोच रहती है, कि वो एक किसी सेक्टर स्पेसिफिक से रिलेटेड नहीं है, उसको होलिस्टिक एरियाज़ में उसके एक्सपोज़र्स को चाहता है। वो पैशनेट है भारत के डेवलपमेंट को लेकर, लोगों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर उसके कंसर्न्स हैं, या उसमें इन्वॉल्वमेंट देखता है, उसके इंटरेस्ट हैं। तो ऐसा व्यक्ति को यूपी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, और अगर आपको जाँचना है अपने आप को कि मैं सिविल सेवा के लिए मुझे इच्छुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपने आप को सेल्फ असेस करिए, कि आपकी रुचियाँ कहाँ पे हैं। अगर आपको रुचि है गाँव की स्थिति के बारे में जानकारी में, अगर आपकी रुचि है आईआर के संदर्भ में, अगर आपकी रुचि है भारत की रक्षा संदर्भों में, अगर आपकी रुचि है भारत के सामाजिक मुद्दों पर, हेल्थ हो गया, गरीबी हो गई, इन सारे संदर्भों में अगर आपकी रुचि है,
तो आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपकी रुचि नहीं होगी तो परीक्षा के दौरान एक तरह से ये बोझ बन जाएगा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और इस सिलेबस को वही आदमी कवर कर सकता है जिसको हर विषय में पढ़ने में रुचि आती है। कुछ लोगों को हिस्ट्री पसंद होती है, ज्योग्राफी में मज़ा नहीं आता है, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स पसंद हो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा और लगभग जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित कुछ ना कुछ विषय की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो इसलिए आपकी अगर जनरलाइज़्ड अप्रोच होती है, हर सब्जेक्ट में आप थोड़ी बहुत रुचि लेते हैं, आप उसमें कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। अब टेस्ट सीरीज़ का रोल जो है यूपीएससी के सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आप कंटेंट के स्तर पर आपकी कितनी तैयारी है, क्या आपकी कमियाँ रह गई है, इसको सेल्फ असेस करने का सबसे आसान तरीका होता है टेस्ट्स लगाइए। वो तीनों फेजेज़ में होता है जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट के लेवल पे बात करूँ तो उसको मॉक टेस्ट कह दिया जाता है और प्री और मेंस में उसको टेस्ट सीरीज कहा जाता है। मेरा मानना है कि अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, तो प्रीलिम्स के पहले आपको कम से कम 4000 सवाल सॉल्व करने चाहिए और वो 4000 सवालों में 3000 सवाल आप टेस्ट से सॉल्व कर सकते हो मतलब 30 टेस्ट आप ऐसे दे सकते हो जो कि फुल लेंथ या सेक्शनल हो सकते हैं और डेली भी आप 5 सवाल बेसिक्स के मतलब स्टैटिक पोर्शन के और 5 सवाल आप करंट के सॉल्व कर सकते हो। और इस तरह से आप अगर 4000 सवाल कवर करते हो तो प्रीलिम्स में आपको ठीक-ठाक समझ हो जाएगी कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन-सा एरिया आपका लैग कर रहा है, कहाँ पे करंट अफेयर्स आपका वीक है, कौन से सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इस तरह से आप एनालाइज़ कर सकते हो। दूसरा है मेंस में। मेंस में आपको प्रैक्टिस करने की ये इस लेवल तक आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि आप कंफर्टेबली 3 घंटे में अपने पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हो। आप की क्वालिटी जो है वो मेंटेन हो पा रही है और ये तब तक आप अचीव नहीं कर पाते हो, तब तक आपको लगातार टेस्ट देने चाहिए। कोई व्यक्ति ये चीज़ 15 टेस्ट देके कर सकता है, किसी को हर दिन इसके लिए टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो हर व्यक्ति के हिसाब से बदलता रहता है। अगर मैं मॉक इंटरव्यूज़ की बात करूँ तो मेरा मानना है कि 3 से 4 मॉक इंटरव्यू देने के बाद आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है और उसके बाद आपको केवल कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप इकट्ठा करिए और उनके आंसर्स को लोगों के साथ डिस्कस करिए, उसको आंसर की फ्रेमिंग करने की कोशिश करिए और तब जाकर आपकी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी हो सकती है। जो मेरे 3 प्रयासों में जो मेरी सबसे बड़ी सीख रही ये रही कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया और ये इसलिए हो पाया कि मुझे पता था कि मेरे प्रयासों में कमी रह रही है, मेरी रणनीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहली बार जो एग्ज़ाम दिया था उसमें थोड़ी-सी रणनीतिक चूक ये हुई थी कि मैंने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कम किए थे जिससे मेरा प्रीलिम्स रुक गया। दूसरी बार ये रहा कि मेरी कि चाहे वो बुक लिस्ट रही हो, चाहे रिसोर्सेज़ रहे हों, लगभग मैंने वही फ़ॉलो किए। बस मेरे जो आंसर राइटिंग थी उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया था। तीसरे प्रयास में इन सारी कमियों को मैंने दूर किया और जो इम्प्रूवमेंट से जैसे 8 नंबर से मैं चूक गया था तो मेरे अंदर कहीं न कहीं वो भरोसा था। जब मैंने मार्कशीट देखी और मैं 8 अंक से चूका था और जो रिज़ल्ट लिस्ट आई उसमें 6 अंक से चूका था। तो मेरे अंदर भी एक भरोसा जग गया था कि ये बहुत छोटा-सा अंतर है जिसको आसानी से 1 साल के गैप में रिकवर कर लिया जा सकता है।